सभी जगह लाइट हाउस पर अच्छे से देखने पर भी काजल और अनमोल को वहां खजाने का कोई सुराग नहीं मिलता। काजल और अनमोल खजाना ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी बाहर से रमेश जल्दबाजी करते हुए उन्हें लाइट हाउस के बाहर आने के लिए कहता है। रमेश की जल्दबाजी में काजल और अनमोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे क्या करें। तुरंत ही काजल अनमोल के पास जाते हुए कहती है, एक एक दीवार से लेकर ऊपर से नीचे तक हर जगह बहुत अच्छे से देख लिया है हमने अनमोल, पर खजाने का सुराग कहीं नहीं दिखाई दे रहा। परेशान होते हुए अनमोल काजल से कहता है, उस तस्वीर पर इस समुद्र तट के अलावा सिर्फ इस लाइट हाउस का ही चित्रण है। अगर लाइट हाउस में खजाना नहीं है तो फिर और कहाँ हो सकता है? ये लाइट हाउस ही वो मंजिल है जहाँ वो खजाना मौजूद है काजल। अनमोल काजल से बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त बाहर से चिल्लाते हुए रमेश उन्हें कहता है, अरे जल्दी बाहर आओ, गवर्नमेंट के लोग अगर देख लेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बाहर निकलते हो या ताला डाल दूं? काजल बड़े अफसोस से अनमोल से कहने लगती है, अब लगता है हम कुछ नहीं कर सकते अनमोल, हमें यहाँ से अब जाना ही होगा। अगर वो खजाना इस लाइट हाउस में है भी तो वो हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं वो इस लाइट हाउस में कहाँ गड़ा पड़ा है। कुछ सेकंड के लिए अनमोल चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है और अंत में एक गहरी सांस लेते हुए काजल से कहता है, सही कह रही है काजल, मुझे नहीं लगता कि वो खजाना हमें मिल भी सकता है। निराश होते हुए अनमोल और काजल उस लाइट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। काजल और अनमोल के बाहर आते ही रमेश लाइट हाउस को ताला डालते हुए और कुड़कुड़ाते हुए कहने लगता है, कब से बाहर खड़ा चिल्ला रहा हूँ और तुम दोनों हो कि अंदर ही डेरा डालकर बैठ गए थे। नीचे गवर्नमेंट के ऑफिसर घूम रहे थे, पता है तुम्हें? अच्छा हुआ वक्त रहते हुए आ गए तुम लोग। और हाँ, जिंदगी में वक्त के हिसाब से चलना सीखो और वक्त के हिसाब से काम करना भी, समझे? रमेश की नसीहत मानो अनमोल के दिमाग में धार कर जाती है। वो उस लाइट हाउस की ऊंचाई से ढलते हुए सूरज को देखता है और पागलों की तरह कहने लगता है, वक्त, सही कहा तुमने रमेश भाई, सब वक्त का ही तो खेल है, लाइट हाउस और वक्त का खेल। अनमोल की बात सुन रमेश उसे चौंक कर देखने लगता है, मानो उसे अनमोल की बात कुछ समझ नहीं आ रही होती है। वो नीचे जाते हुए अनमोल और काजल से कहने लगता है, बड़े अजीबोगरीब लोग हो तुम लोग, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। खैर, मैं नीचे जा रहा हूँ, सूरज ढलने वाला है, तुम लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। रमेश के वहाँ से जाते ही काजल अनमोल के खुशी से बह रहे चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ अनमोल, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुझे पता है ना कि अंदर हमें खजाना नहीं मिला है। काजल को समझाते हुए अनमोल उसे कहता है, अंदर हमें खजाना मिल भी नहीं सकता था काजल, क्योंकि हम जिसे मंजिल समझ रहे थे वो मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। अनमोल की बात समझते हुए काजल उसे कहती है, मतलब खजाना लाइट हाउस के अंदर नहीं, लाइट हाउस के जरिए तक हम खजाने तक पहुंचेंगे। सर हिलाते हुए अनमोल काजल से कहता है, बिल्कुल सही कहा तूने काजल। तुरंत ही अनमोल अपने जेब से उस तस्वीर को निकालते हुए काजल से कहता है, इस तस्वीर को गौर से देख काजल, इस लाइट हाउस की घड़ी में यहाँ 2 बज रहे हैं और इस लाइट हाउस की परछाई यहाँ से निकल रही है, यानी कि सब खेल वक्त का है। जैसे सूरज की दिशा बदलेगी, इस लाइट हाउस की दिशा भी बदलेगी, और जब 2 बजे इस लाइट हाउस की परछाई जहाँ जमीन पर पड़ेगी, हमें खजाने का अगला सुराग जरूर वहीं मिलेगा। अनमोल की बात सुनकर काजल हैरान होते हुए उसे देखने लगती है और बड़े प्यार से उसे पूछने लगती है, इतना दिमाग तू लगाता कहाँ से है? सच में तू अगर ये गुत्थी सुलझाता नहीं तो शायद हमें खजाने का अगला सुराग नहीं मिल पाता। उस तस्वीर को अपनी जेब में रखते हुए अनमोल कहने लगता है, अभी दिल्ली दूर है काजल, और कल हमें ये देखना होगा ये 2 बजे इस लाइट हाउस की परछाई आखिर गिरती कहाँ है। हैदराबाद में अनमोल के घर पर चंदा राघवेंद्र को दवाइयाँ खिला रही होती है। उसी वक्त कुंदन खुश होते हुए राघवेंद्र के कमरे में दाखिल होता है
कुंदन के चेहरे पर एक खुशी देख राघवेंद्र उसे पूछता है, और क्या बात है कुंदन, अपने भाई के दुकान के सारे एंटीक्स बेच दिए क्या तूने, जो तू इतना चहक रहा है? राघवेंद्र के पास जाते हुए कुंदन उसे कहता है, पूरी दुकान की एंटीक्स नहीं पापा, थोड़े ही एंटीक्स बेचे हैं मैंने, और जिसमें से 3 एंटीक्स बड़े खास थे। कुंदन की बात सुन चंदा उससे पूछती है, ऐसा क्या खास था उन 3 एंटीक्स में? अपनी माँ का जवाब देते हुए कुंदन उसे कहता है, ये समझ ले माँ, उन 3 एंटीक्स के बदले मैंने तुम दोनों के लिए एक घर पक्का कर लिया है। घर की बात सुनकर राघवेंद्र उत्साहित होते हुए कुंदन से पूछते हैं, उन 3 एंटीक्स के बदले घर? वो कैसे? शेखी भगाते हुए कुंदन राघवेंद्र से कहता है, अरे पापा, कुंदन की बहुत पहचान है हैदराबाद में। जिस घर को हम परसों देख कर आए थे, उस घर के कंस्ट्रक्शन का मालिक आज दुकान में एंटीक खरीदने आया था, और मैंने वो 3 एंटीक्स उसे 15 लाख में बेच दिए, और वो 15 लाख मैंने लिए नहीं, उसके बदले मैंने उस घर का टोकन अमाउंट का अग्रीमेंट करवा लिया। कुंदन की बात सुन राघवेंद्र की खुशी फूले समा नहीं रही होती है। वो अपनी खुशी को काबू में करते हुए चंदा से कहते हैं, देखा चंदा, कितना लायक है मेरा बेटा, यहाँ तो दुकान भी चल गई और घर भी मिल गया। उसी वक्त राघवेंद्र दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर देखते हैं और कुंदन को समझाते हुए कहते हैं, एक बात मेरी गौर से सुन कुंदन, जब कल तू उस घर का अग्रीमेंट बनाने जाएगा तो उस घर के बिल्डर से एक इजाजत लेकर आना। हैरान होते हुए कुंदन राघवेंद्र से पूछता है, इजाजत? किस बात की इजाजत पापा? राघवेंद्र अपने पलंग से उठते हुए कुंदन से कहते हैं, 3 दिन बाद रविवार को नवरात्र का बड़ा शुभ दिन है। मैं अपने घर में नवरात्र की पूजा अपने सारे खानदान वालों को बुलाकर करना चाहता हूँ। आखिर मेरे खानदान वाले भी तो देखें कि मेरे बेटों ने कितना अच्छा घर लिया है। ऐतराज करते हुए चंदा राघवेंद्र से कहने लगती है, अरे इतनी जल्दी सब कैसे होगा, और अभी तो अनमोल को पैसे तो लाने दो, और उससे कहो तो सही कि उस 3 एंटीक के बदले घर का अग्रीमेंट बनने जा रहा है, और अनमोल तो पौंडीचेरी में है, वो रविवार को यहाँ आएगा कैसे? अपना हाथ दिखाते हुए राघवेंद्र चंदा से कहता है, तू इन सब चीजों की चिंता मत कर चंदा, शनिवार से पहले अनमोल आए या ना आए, पर पूजा तो उसी शुभ दिन पर होकर रहेगी, और अनमोल ने कहा है ना कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा, तो तू इतना फिक्र क्यों कर रही है? अच्छे काम में टोका टोकी मत कर, जो हो रहा है होने दे। राघवेंद्र की बात सुनकर कुंदन खुश होते हुए उन्हें कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा पापा, और सिन्हा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे यकीन है कि वो हमें शनिवार को घर पर पूजा करने की इजाजत दे देंगे। बस आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल अग्रीमेंट बनाकर आपके सामने रखता हूँ। कुंदन के वहाँ से जाते ही राघवेंद्र खुशी खुशी अपना फोन उठाते हुए नंबर मिलाने लगता है। राघवेंद्र को कॉल करता हुआ देख चंदा पूछने लगती है, इसे कॉल कर रहे हैं आप? मुस्कुराते हुए राघवेंद्र जवाब देता है, नीलम और सारे खानदान वालों को रविवार की पूजा के लिए निमंत्रण देने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं अपने सारे खानदान वालों को अपनी होने वाली बहू से मिलवाऊंगा मैं उस दिन, पर तू नीलम से कुछ मत कहना, समझी? हैदराबाद के एक पुलिस चौकी में सलीम अपने इंस्पेक्टर साथी से मिलकर जा रहा होता है। उसी वक्त उसे एक औरत वहां पर एक पुलिसकर्मी से बात करते हुए दिखाई देती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जोया की माँ हबीबा होती है। हबीबा उस पुलिसकर्मी से पूछती है, तो ढूंढिए ना मेरी बेटी जोया को पौंडीचेरी में, आप कह रहे हैं ना कि वो वहाँ हो सकती है। समझाते हुए पुलिसकर्मी हबीबा से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही हम आपकी बेटी जोया को ढूंढ निकालेंगे। पुलिसकर्मी की बात सुन हबीबा वहाँ से चली जाती है। हबीबा को वहाँ से जाता हुआ देख सलीम उस पुलिसकर्मी के पास जाता है और फोन में जोया की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, क्या ये खातून इसी जोया की बात कर रही थी? जोया की तस्वीर देखते हुए पुलिसकर्मी सलीम से कहता है,
जी हाँ साहब, यही है वो जोया अली सिद्दीकी। शादी होते ही एयरपोर्ट से भाग गई थी। तब से इसकी माँ इसे ढूंढ रही है। हमें तफ्तीश करने पर पता चला है कि आखिरी बार ये पौंडीचेरी के बस में देखी गई थी। उस पुलिसकर्मी की बात सुन सलीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो परेशान होते हुए अपने आप से कहने लगता है, यानी कि जोया दुबई में नहीं बल्कि यहीं पौंडीचेरी में है। ये बात तो अनमोल को बतानी चाहिए, वो भी तो पौंडीचेरी में ही है। जोया की बात सुनकर तो अनमोल खुशी के मारे झूम उठेगा। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अपने होटल के कमरे में बैठा अनमोल काजल को देखते हुए कहता है, खजाने के साथ साथ मुझे काजल को भी पाना है, क्योंकि काजल के जरिए ही मैं मदन गुप्ता से अपना बदला ले सकता हूँ। काजल कमरे के दूर खड़ी 2 गिलास में शराब भर रही होती है। शराब की भरी हुई गिलास को देखते हुए काजल अपने आप से बातें करते हुए कहती है, अपने आप से और कितना भागूंगी मैं, और अपने आप से कितना झूठ कहूंगी कि मैं अनमोल से प्यार नहीं करती। अनमोल के बिना अब तो मेरा एक पल गुजारना मुश्किल है। आज की रात मैं अनमोल से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी और उसे अपना बना लूंगी। अपने हाथ में शराब की बोतल थामे काजल अनमोल की ओर बढ़ती है। उसी वक्त अनमोल को सलीम का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल सलीम का कॉल उठाने जाता है, काजल उसके हाथ से फोन लेते हुए कहती है, अब कोई खजाना नहीं और कोई फोन नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अनमोल। सलीम का कॉल कट करते हुए काजल अनमोल का फोन बंद कर देती है। क्या सलीम बता पाएगा अनमोल को जोया की बात? जोया का पता चलने से पहले क्या अनमोल अपना लेगा काजल का प्यार? क्या काजल के प्यार को अपनाकर अनमोल कर रहा है कोई गलती? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया की सारी खबर देने। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। सारी खबर देने के लिए सलीम अनमोल को फोन कर ही रहा होता है, तभी काजल अनमोल का फोन बंद कर देती है और कबर्ड पर रख देती है। काजल को अपना फोन बंद करता हुआ देख अनमोल उसे कहने लगता है, अरे फोन क्यों बंद कर रही हो मेरा? किसी काम से सलीम भाई ने मुझे कॉल किया होगा। अनमोल की बात को रोकते हुए काजल उसे कहती है, इतनी रात गए क्या काम होगा उन्हें? सिर्फ हालचाल लेने के लिए कॉल किया होगा, और अगर काम की बात होगी भी तो कल सुबह कर लेना ना। अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनमोल से अपनी बात कहकर काजल उसकी आंखों में बड़े प्यार से देख रही होती है। काजल को देखते हुए अनमोल उसे पूछता है, क्या जरूरी बात करनी है तुझे, बता। अनमोल के जवाब करते ही काजल शरारत करते हुए अनमोल से कहती है, ऐसे ही तुझे नहीं कहूंगी मैं, ये ले, खजाने का क्लू मिलने की खुशी में आज हम दोनों जमकर पीते हैं, और पीने के बाद मैं तुझे अपनी वो बात कहूंगी। तुरंत ही काजल अनमोल को शराब से भरा हुआ ग्लास थमा देती है। काजल की नशीली आंखों में देखते हुए अनमोल उसके हाथ से शराब का ग्लास लेते हुए कहता है, आज तू बड़ी अलग मूड में लग रही है, बात क्या है? नशीले आंखों से अनमोल को देखते हुए काजल उसे कहती है, अभी रात चढ़ने दे, फिर तुझे बताती हूँ कि आज मेरा मूड इतना अलग क्यों है। काजल और अनमोल अपने हाथ में शराब का ग्लास थामे एक दूसरे को चीयर्स करते हैं और शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद अनमोल अपना शराब का ग्लास नीचे रख रहा होता है। अनमोल को ग्लास नीचे रखता हुआ देख काजल उसे पूछती है, ये शराब का ग्लास नीचे क्यों रख रहा है? थोड़ी और पी मेरे साथ। शराब का ग्लास नीचे रखते हुए अनमोल काजल से कहता है, बस यार काजल, और शराब पीऊंगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शराब पीने पर मैं अपने आपे से बाहर चला जाता हूँ और मेरे दिल में जो कुछ भी है उसे खुलकर कह देता हूँ। अनमोल की बात सुनकर काजल उसे कहती है, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं भी शराब पीकर सच्चाई उगलने लगती हूँ।
आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, और ये शराब मेरा काम और भी आसान कर देगी। अब तो तुझे ये शराब पीनी ही होगी। शराब का गिलास उठाते हुए काजल जबरदस्ती अनमोल को पिलाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों ने काफी शराब पी ली होती है और दोनों शराब के नशे में मदमस्त बैठे एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अनमोल याद करते हुए काजल से पूछता है, अरे काजल, तू मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी ना? अभी तो रात भी काफी चढ़ चुकी है, अब तो बता दे क्या बात है वो। नशे की हालत में काजल अनमोल से कहती है, ना जाने कौन सा जादू तूने मेरे दिल पर कर डाला है। रात होते ही मेरे दिल और दिमाग में बस तू ही छा जाता है। हंसते हुए अनमोल काजल से कहता है, वाह, तू तो शायरा बन गई। क्या बात है, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या तुझे? अनमोल काजल से मजाक में बात कर ही रहा होता है। तभी काजल नशे की हालत में गंभीर होते हुए अनमोल से कहती है, बस यही कहना था तुझसे कि हम दिल हार चुके हैं तुझ पे। हाँ अनमोल, बन चुकी हूँ मैं शायर तेरे प्यार में। तू मेरा शेर और मैं तेरी शायर। आई लव यू अनमोल, आई लव यू सो मच। काजल की बात सुन अनमोल के होठों की हंसी गायब हो जाती है। वो आश्चर्यचकित होते हुए काजल को ही देख रहा होता है। अनमोल को देखते हुए काजल कहने लगती है, यही सोच रहा है ना तू, ये अचानक से मुझे क्या हो गया है? मैं भी नहीं जानती अनमोल कि अचानक से मुझे तेरे लिए इतना प्यार आया कहां से। लेकिन मैं इतना जरूर जान चुकी हूँ कि तेरे बिना मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता। पहले मैं तेरे बारे में काफी गलत सोचती थी। मुझे लगा था मेरे पापा को जिन रशियंस ने किडनैप किया है वो तेरे कहने पर किया है। हालात के चलते कई गलत फहमियां मेरे दिमाग में तेरे लिए आ चुकी थी और आखिर में मुझे पता लग ही गया है कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो सब गलत था और अब मुझे अपने किए पर काफी पछतावा भी है। अनमोल, तूने मेरी इतनी मदद की, कई बार मेरी जान बचाई, पर बदले में मैंने तुझे क्या दिया? धोखा और फरेब। पर अब मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ, तेरे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ अनमोल। काजल को नशे की हालत में सच्चाई कहता हुआ देख अनमोल उसे ताज्जुब भरी नजरों से देख रहा होता है। तभी अनमोल अपने मन में सोचने लगता है, मैं तो सोच रहा था काफी मेहनत करनी पड़ेगी काजल को अपने प्यार में फंसाने के लिए, पर ये खुद मेरे प्यार में पड़ बैठी है। और चलो, कम से कम मुझे ये तो पता लग चुका है कि काजल मुझसे किस बात का बदला ले रही थी। उसकी गलतफहमी दूर भी हो गई और मेरा काम भी हो गया। अब मैं उस मदन गुप्ता को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। काजल को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हुए अनमोल उसे कहता है, क्या तुम सच कह रही हो काजल? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? अनमोल की बात सुन काजल उसे अपना प्यार का परिचय देते हुए उसे गले लगती है और बड़े प्यार से उसके होठों को चूम लेती है। अनमोल को काफी देर तक चूमने के बाद काजल उसकी आंखों में देखकर कहती है, अब हुआ मेरे प्यार पर तुम्हें यकीन? तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना अनमोल? काजल की चूमने के बाद अनमोल धीमे से अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखकर कहता है, हाँ काजल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काजल अनमोल को बड़े प्यार से गले लगाती है और दोनों यूं ही आपस में लिपटकर बेड पर सो जाते हैं। सुबह अनमोल अपनी नींद से जैसे ही उठता है, उसका सर रात के नशे के कारण काफी भारी हो चुका होता है। अपने सर को हाथ लगाते हुए अनमोल जैसे ही अपने बाजू देखता है, उसे अपने सामने काजल सोती हुई दिखाई पड़ती है। वो रात के दृश्यों को याद करते हुए काजल के बालों पर हाथ फेरता है। अनमोल के हाथ का स्पर्श पाकर काजल उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मेरे पास रहो और कहीं मत जाओ प्लीज। मुस्कुराते हुए अनमोल काजल से कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अपना फोन ले रहा हूँ। जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाकर उसे चालू करता है, उसे अपने फोन में सलीम के 18 मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। सलीम के इतने मिस्ड कॉल्स का मैसेज देख अनमोल हैरान होकर बेड से दूर खिड़की के पास जाते हुए सलीम को कॉल करने लगता है। जैसे ही सलीम अनमोल का कॉल उठाता है,
वो चिल्लाते हुए फोन पर कहता है, कहाँ है तू अनमोल? आखिर कब सुधरेगा तू? तुझे पता है कितने जरूरी काम के लिए मैंने तुझे कॉल किया था? अनमोल अपने सर पर हाथ फिराते हुए सलीम से धीमी आवाज में कहने लगता है, वो सॉरी सलीम भाई, कल मेरा फोन ऑफ हो गया था। बताइए ना, क्या काम के लिए कॉल किया था आपने? उत्तेजित होते हुए सलीम अनमोल से कहता है, कोई काम के लिए नहीं इतने कॉल किए हैं मैंने तुझे अनमोल, पर तुझे एक बहुत बड़ी बात बतानी है मुझे, जोया के बारे में। जोया का नाम सुनते ही अनमोल अपने सारे होशो हवास में आ जाता है और सलीम की बात सुनने लगता है। सलीम अपनी बात को जारी रखते हुए उसे कहता है, तुझे पता है जोया दुबई में नहीं बल्कि पौंडीचेरी में है। शादी के बाद वो एयरपोर्ट से भाग गई थी। सलीम की बात सुनते ही मानो अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने ताज्जुब करते हुए सलीम से कहने लगता है, जोया क्या? आप क्या कह रहे हो सलीम भाई? तभी अनमोल का ध्यान पास में सो रही काजल पर जाता है। अपने आप को काबू करते हुए अनमोल सलीम से धीमी आवाज में पूछता है, ये आप क्या कह रहे हो सलीम भाई? जोया पौंडीचेरी में है? सलीम अनमोल से कहता है, पौंडीचेरी में ही नहीं बल्कि इतने वक्त से बेचारी अकेली है और उसे हमारी जरूरत है अनमोल, उसे तेरी जरूरत है। कुछ भी करके तुझे उसे वहां से ढूंढ कर निकालना ही होगा। बस यही कहने के लिए मैंने तुझे कॉल किया था। अपनी बात कहकर सलीम जैसे ही फोन रखता है, अनमोल काजल को देखते हुए कहने लगता है, ये क्या हो गया मुझसे? पता नहीं क्या होगा अब, पर मैं जोया को अपने से अलग तो नहीं कर सकता। एक बार उसे खो चुका हूँ, अगली बार मैं उसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। अनमोल अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान पलंग पर सो रही काजल की ओर जाता है। काजल को देखते हुए अनमोल रात के दृश्यों को याद कर सहम जाता है। हैदराबाद में कुंदन अपने घर से तैयार होते हुए बाहर की ओर जा रहा होता है। कुंदन को बाहर जाता हुआ देख राघवेंद्र उसके पास आते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहा है तू? और ये बता, अग्रीमेंट के लिए कब जा रहा है? राघवेंद्र को देखते हुए कुंदन उनसे कहता है, बस अभी निकल ही रहा हूँ पापा। सिन्हा साहब को मैंने कॉल कर दिया है और सारी डिटेल्स भी मैंने उन्हें दे दी है। जैसे ही अग्रीमेंट साइन होता है, मैं तुरंत ही उसे लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा पापा। खुश होते हुए राघवेंद्र कुंदन से कहते हैं, ठीक है, तो जल्दी अग्रीमेंट साइन करके आ, मैं तब तक अनमोल से बात करता हूँ। कुंदन वहाँ से विक्रम सिन्हा के ऑफिस के लिए निकल जाता है और राघवेंद्र अनमोल को कॉल कर उसे सारी बात बताते हैं। घर के बारे में जानकारी लेते हुए अनमोल फोन पर राघवेंद्र से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई पापा कि विक्रम सिन्हा ने टोकन अमाउंट के बदले वो एंटीक्स ले लिया। बस मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए और मैं बाकी के पैसों का भी इंतजाम कर लूंगा। अनमोल की बात को रोकते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, ठीक है, तू पैसों का इंतजाम कर लेगा, मुझे भरोसा है तुझ पर असल मुद्दे की बात ये है कि संडे तुझे हैदराबाद आना ही होगा, उसी के लिए मैंने तुझे कॉल किया है। अनमोल राघवेंद्र से पूछता है, वैसे तो संडे तक तो मैं आ ही जाऊंगा, पर ऐसा क्या है संडे को जो आप मुझे इतना आने के लिए कह रहे हैं? अनमोल के सवाल करने पर राघवेंद्र उसे कहते हैं, जो घर हम खरीद रहे हैं संडे, उसमें मैंने पूजा रखी है। संडे तुझे इसीलिए आना है क्योंकि मुझे अपने सारे खानदान वालों को अपनी बहू से मिलवाना है और उस पूजा में तुझे नीलम के साथ ही बैठना होगा, समझा? चलो अब मैं फोन रखता हूँ, तो संडे सुबह 9 बजे तक यहाँ जरूर पहुँच जाना। क्या मदन गुप्ता से बदला लेने के लिए भारी पड़ेगा अनमोल को काजल से प्यार का नाटक? क्या नीलम की जगह काजल को दे पाएगा अनमोल का परिवार? और क्या होगा संडे की पूजा में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का। पौंडीचेरी में अनमोल जैसे ही अपने पिता से बात करता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। एक ओर उसे जोया की दूरी सता रही थी, तो दूसरी ओर उसे अपने करीब काजल की उपस्थिति डरा रही होती है। और राघवेंद्र के कॉल करने पर तो
मानो वो भौचक्का ही रह जाता है। इन सभी चीजों को सोचते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, पर मुझे एक चीज जरूर पता है कि जोया को मेरी जरूरत है। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। आज ही उसे ढूंढने मुझे जाना होगा। कुंदन हैदराबाद में विक्रम सिन्हा के दफ्तर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कुंदन विक्रम सिन्हा के दफ्तर के अंदर आता है, विक्रम सिन्हा कुंदन को आता हुआ देख कहता है, आइए आइए कुंदन साहब, ठीक वक्त पर पहुंचे हैं आप। और वक्त पर पहुंचने वालों की विक्रम सिन्हा बहुत कद्र करता है। जवाब देते हुए कुंदन विक्रम सिन्हा से कहता है, बस आदत सी है विक्रम जी, कुछ अच्छी चीजों की, बस उसी को बरकरार रखता हूँ। गर्मजोशी से विक्रम सिन्हा कुंदन से बात करते हुए कहता है, बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं आप। ये लीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा था, आपका टोटल अमाउंट का अग्रीमेंट बन चुका है। 50 लाख की जगह 15 लाख ले रहा हूँ, और 45 दिन के बाद बाकी के पैसे आपको देने होंगे, वरना जो 15 लाख के एंटीक्स मैंने लिए हैं वो समझ लीजिए आपको मिलने से रहे। उस अग्रीमेंट को अपने हाथ में लेते हुए कुंदन विक्रम सिन्हा से कहता है, अरे 45 दिन क्या विक्रम जी, उससे पहले ही आपका हिसाब चुकता कर दूंगा मैं। आपने हमारी इतनी मदद की है, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना सर हिलाते हुए विक्रम सिन्हा कुंदन से कहता है, मुझे यकीन है आप अपने वादे के मुताबिक काम करेंगे। आखिर इतने बड़े एंटीक डीलर अनमोल के बड़े भाई जो हैं आप। ये लीजिए पेन और साइन कर दीजिए। तुरंत ही कुंदन उस अग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उस अग्रीमेंट के साइन करते ही विक्रम सिन्हा कुंदन से कहता है, मुबारक हो कुंदन जी, आपके नए घर के लिए। अब आप एक बड़े घर के मालिक हो चुके हैं। अग्रीमेंट साइन करने के बाद कुंदन मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन मेरे छोटे भाई की वजह से मैं 2 करोड़ के घर का मालिक बन चुका हूँ। कुंदन विक्रम सिन्हा से हाथ मिलाते हुए कहता है, चलिए मेरी डील तो हो गई आपसे विक्रम जी, बस अब ये खुशखबरी जाकर अपने परिवार को देता हूँ जिनके लिए मैंने ये घर खरीदा है। और जाने से पहले मुझे आपसे एक और गुजारिश करनी थी। कुंदन की विनती सुनते हुए विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, कहिए कुंदन जी, और क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। कुंदन विक्रम सिन्हा से कहता है, मेरे घर वाले रविवार को नवरात्र की पूजा करना चाहते हैं। पोजेशन से पहले क्या मुझे उस घर की चाबी मिल सकती है, ताकि हम रविवार के शुभ दिन पर वहाँ पूजा कर सकें। कुंदन की बात सुनकर विक्रम सिन्हा अपने कबर्ड से एक चाबी निकालता है और उसे चाबी देते हुए कहता है, ये लो, इसे उस घर की चाबी है ये। नेक काम में कोई अड़चन नहीं पड़ना चाहिए। बेझिझक होकर आप अपने परिवार के साथ संडे पूजा कीजिए। उस घर की चाबी को अपने हाथ में लिए कुंदन विक्रम सिन्हा से कहता है, थैंक यू विक्रम जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। विक्रम सिन्हा से बात कर कुंदन अग्रीमेंट के पेपर लिए वहां से चला जाता है। सिद्धेश्वरी आश्रम में जोया बच्चों के थाली को देखते हुए उसमें आलू के पराठे नाश्ते के रूप में रख देती है। तभी जोया के सामने एक थाली आती है और सामने से एक आवाज आती है, मुझे भी पराठे अच्छे लगते हैं मैडम, जरा 2-3 पराठे मुझे भी तो परोस दोगी। जैसे ही जोया अपना सर उठाकर सामने देखती है, उसे अपने सामने आकाश दिखाई देता है। आकाश जोया को देखते हुए कहता है, जल्दी करिए मैडम, नाश्ता खाकर हमें बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान और कुछ कपड़े भी लेने जाना है। आकाश को देखते हुए जोया उसे पूछती है, अरे आकाश, आप इतनी सुबह? मैंने तो सोचा था कि आप दोपहर को आएंगे। जोया के हाथ से पराठा लेते हुए आकाश उसे कहता है, सोचा तो मैंने यही था कि आपके साथ में बाजार दोपहर को ही जाऊंगा, पर दोपहर को मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैंने सोचा सुबह 10 बजे जैसे ही पौंडीचेरी के दुकान खुलेंगे हम जाकर शॉपिंग कराएंगे। पराठा खाते हुए आकाश जोया से कहता है, अब आप यूं ही यहाँ खड़े रहेंगी या फिर मेरे साथ मार्केट भी चलेंगी आप?
मुस्कुराते हुए जोया आकाश से कहती है, नाश्ता तो कर लीजिए आराम से पहले, फिर चलते हैं। पराठे को अपने हाथ में देखते हुए आकाश जोया से कहता है, अरे इसका क्या है, रास्ते में खा लूंगा, चलिए। आकाश को हंसते हुए देखकर जोया उससे कहती है, ठीक है आकाश जी, चलिए चलते हैं। बाजार तक हम जब पहुंचेंगे तो सारी दुकानें भी खुल चुकी होंगी। खुशी खुशी जोया आकाश के साथ बाजार चली जाती है। तभी लक्ष्मी पराठा खाते हुए जोया को जाते हुए देख छोटू से कहती है, देखा छोटू, आकाश भैया के आते ही जोया दीदी के चेहरे पर कैसी मुस्कान आ गई, कल तो वो बेचारी रो रही थी। लक्ष्मी की बात सुनकर छोटू उसे कहता है, लक्ष्मी, हमारे आकाश भैया की तो बात ही कुछ और है, और वो कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, और आज तो वो हमारे लिए किताबें और कपड़े भी लेने जा रहे हैं। बच्चों को बात करता हुआ देख वहां खड़ा थापा उनसे कहता है, सच में आकाश भैया नहीं होते तो पता नहीं अभी इस आश्रम का क्या हुआ होता, और सबसे बड़ी बात, उनके रहने से जोया दीदी खुश रहने लगती है। भगवान करे आकाश भैया और जोया दीदी हमेशा साथ रहे। वहां बैठे सभी बच्चे थापा की बात बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं। अपने कमरे में चुपचाप अनमोल मायूस बैठा होता है। उसी वक्त काजल वहां आती है और पीछे से अनमोल को गले लगा लेती है। काजल को अपने गले लगता हुआ देख अनमोल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, तुम उठ गई काजल, कल रात के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें? अनमोल के कंधे को चूमते हुए काजल उसे कहती है, कल रात के बाद तो जैसे मुझे पूरी दुनिया ही मिल गई है अनमोल, मैं बहुत खुश हूँ। पर तुम बताओ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या, या मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? काजल की बात को टालते हुए अनमोल उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है काजल, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ, वो बस मुझे थोड़ा खजाने की चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे घर जो खरीदना है, जब तक खजाना मुझे नहीं मिलता शायद मेरा मूड ऑफ ही रहेगा। चुटकी मारते हुए काजल अनमोल से कहती है, तुम्हारा मूड कैसे ठीक किया जाए वो बहुत अच्छे से पता है मुझे। चलो चलकर बाहर नाश्ता कर लेते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा मेरे साथ। इधर उधर देखते हुए अनमोल अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैं काजल के साथ बाहर चलूंगा तो फिर जोया को कैसे ढूंढूंगा, और जोया के बारे में काजल को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। मुझे कुछ बहाना करके अकेले ही जोया को ढूंढने निकलना होगा। अकेले निकलने की तरकीब सोचते हुए अनमोल मुस्कुराते हुए काजल से कहता है, काजल, मुझे कुछ एंटीक्स खरीदने मार्केट जाना है। कल वो टाउन मार्केट में मैंने सही एंटीक्स नहीं खरीदे थे ना, इसलिए मैंने सोचा अकेले ही जाकर एंटीक्स खरीद कर ले आता हूँ। काजल रूठते हुए अनमोल से कहती है, अरे मेरे साथ एंटीक्स खरीदोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे भी तेरे साथ चलना है अनमोल। काजल को समझाते हुए अनमोल उसे कहता है, बात को समझ काजल, मैं एंटीक्स खरीदूंगा तो तू बोर ही हो जाएगी, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दे, मैं यूं गया और यूं आया, तू मेरा होटल में ही इंतजार करना, ठीक है? नाराजगी से देखते हुए काजल अनमोल से कहती है, ठीक है, आजकल तो तुझे किसी चीज के लिए मना करना भी दिल नहीं कह रहा, जल्दी जाकर आना प्लीज। अनमोल से बात करते हुए काजल उसे गले से लगा लेती है। अपने आप को काजल से अलग कर अनमोल होटल से निकलकर जोया को ढूंढने बाहर चला जाता है। मार्केट आकर अनमोल चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हुए सोच रहा होता है, वैसे तो पौंडीचेरी इतना बड़ा है नहीं, फिर भी जोया को मैं ढूंढूंगा कैसे? एक काम करता हूँ, यहाँ मार्केट में आसपास जो हॉस्टल्स है ना, वहाँ जोया की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछता हूँ, शायद जोया मुझे वहीं कहीं मिल जाए। पौंडीचेरी में घूमते हुए अनमोल अपने फोन में जोया की तस्वीर दिखाते हुए सभी जगह लोगों से जोया के बारे में पूछने लगता है। 2 घंटे बीत जाने पर भी अनमोल को जोया का कोई सुराग नहीं मिलता। एक ओर अनमोल बाजार में जोया के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, तो दूसरी ओर उसी बाजार के एक स्टेशनरी की दुकान में जोया आकाश के साथ बच्चों के लिए सामान खरीद रही होती है। उसी बाजार में अनमोल जोया के तलाश में परेशान होते हुए अपने आप से कहता है, पता नहीं जोया कहाँ मिलेगी मुझे, किस हाल में होगी वो,
उसे मिलने के लिए मेरा दिल बेकरार हुए जा रहा है। अनमोल के दिमाग में उसी वक्त जोया की सभी पुरानी यादें ताजा हो रही होती हैं। जोया को याद करते हुए अनमोल काफी भावुक हो रहा होता है और उसकी आंखें नम होने लगती है। वो बड़ी शिद्दत से प्रार्थना करते हुए कहता है, बस एक बार मुझे जोया का पता मिल जाए भगवान, सिर्फ एक बार। उसी वक्त अनमोल का आईना अचानक से जेब में गर्म होने लगता है। अपने जेब में से आईने को गर्म होता हुआ महसूस कर अनमोल अपने आप से कहता है, मेरा आईना गर्म हो रहा है। जरूर मेरे आसपास कोई नायाब चीज है जिसका संकेत मुझे मेरा आईना अभी दे रहा है, पर मुझे किसी नायाब चीज की फिक्र नहीं है। मुझे तो बस अभी जोया को ढूंढना है। अपने आईने के संकेत को अनमोल नजरअंदाज कर रहा होता है, और वो आईना अनमोल को और तेजी से संकेत देते हुए जेब में काफी गर्म हो रहा होता है, मानो वो अनमोल को कुछ और संदेश देना चाह रहा हो। क्या अनमोल का आईना दे रहा है उसे जोया का संकेत? क्या अपने जादुई आईने का इशारा समझ पाएगा अनमोल? और आखिर कब आएगा अनमोल जोया के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM। आईने के काफी गर्म हो जाने पर ना चाहते हुए भी अनमोल को अपने जेब से उस आईने को निकालना पड़ता है। अपने जादुई आईने को निकालने पर अनमोल को उसमें एक आदमी की झलक दिखाई पड़ती है। उस आदमी की झलक दिखाकर वो आईना संकेत देना बंद कर देता है। उस आईने का संकेत पाकर अनमोल कहने लगता है, पता नहीं मेरा आईना मुझे क्या दिखाना चाहता है। पहले तो कभी मेरे आईने ने मुझे कभी किसी इंसान का प्रतिबिंब नहीं दिखाया है। एक काम करता हूँ, इस शख्स को आसपास कहीं ढूंढता हूँ। अपने आईने का संकेत पाते ही अनमोल उस बाजार में उस शख्स को ढूंढने में जुट जाता है जिसका प्रतिबिंब उसने कुछ ही देर पहले अपने आईने में देखा था। बाजार में अनमोल आईने में देखे हुए शख्स को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे एक दुकान में वही शख्स दिखाई पड़ता है। उस शख्स को बड़ी गौर से देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, ये तो वही शख्स है जिसे मेरा आईना कुछ ही देर पहले दिखा रहा था। अनमोल उस दुकान के बाहर लगे बोर्ड को देखता है। बोर्ड को देखने पर अनमोल को वो एक स्टेशनरी शॉप मालूम पड़ती है। ये वही दुकान होती है जिसमें कुछ ही देर पहले जोया और आकाश आश्रम के बच्चों के लिए सामान खरीद रहे थे। उस स्टेशनरी शॉप को चौंक कर देखते हुए अनमोल अपने आप से कहने लगता है, मैं तो समझ रहा था कि मेरा आईना किसी नायाब एंटीक की ओर इशारा कर रहा है, पर ये तो मुझे एक स्टेशनरी शॉप के पास ले आया है। स्टेशनरी शॉप में मुझे एंटीक कैसे मिलेगा? जरूर कोई और बात है जो मेरा आईना मुझसे कहने की कोशिश कर रहा है। अंदर चलकर देखता हूँ, शायद कुछ पता लग जाए। अनमोल उस स्टेशनरी शॉप के अंदर जाता है। स्टेशनरी शॉप के अंदर जाने पर उसे वहां जोया और आकाश तो दिखाई नहीं देते, पर उस शख्स को देखते हुए अनमोल उसे पूछता है, भैया यहाँ क्या आप कोई एंटीक बेचते हो? अनमोल का जवाब देते हुए वो दुकानदार उसे कहता है, नहीं भैया, हम तो बच्चों के पेन, पेंसिल और किताबें बेचते हैं। एंटीक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस दुकानदार की बात सुन अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका आईना आखिर उसे कहना क्या चाहता है। तभी अनमोल अपने आप से कहता है, यहाँ कोई एंटीक तो मुझे मिलने से रहा, पर जो काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ पहले वही कर लेता हूँ। जोया को मुझे ढूंढना है। एक काम करता हूँ, इस दुकानदार से ही पहले जोया के बारे में पूछता हूँ, देखता हूँ कुछ मालूम हो तो। अपने फोन में जोया की तस्वीर दिखाते हुए अनमोल उस दुकानदार से पूछता है, भैया आपने इस लड़की को कहीं देखा है? जोया की तस्वीर देखते हुए वो दुकानदार अनमोल से कहता है, अरे भैया, अभी 10 मिनट पहले आते तो आपको ये लड़की यहीं मिलती। कुछ देर पहले ये और इसका साथी सिद्धेश्वरी आश्रम के बच्चों के लिए खूब सामान लेकर गए हैं मेरी दुकान से। उस दुकानदार की बात सुन
अनमोल खुश होते हुए उसे कहता है, क्या कहा? जोया अभी यहीं पर थी? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हो? मेरा इनसे मिलना काफी जरूरी है। अनमोल की उत्सुकता को देखते हुए वो दुकानदार उसे कहता है, वो मैडम सिद्धेश्वरी आश्रम से आई थी और यहीं कुछ ही दूरी पर सिद्धेश्वरी आश्रम आपको मिल जाएगा, जो अनाथ बच्चों का एक छोटा सा आश्रम है। जोया का पता चलते ही अनमोल खुशी से फूले नहीं समा रहा होता है। वो खुशी से अपने आईने को जेब से निकालकर चूमते हुए कहता है, जोया यही करीब थी, इसीलिए मेरा आईना इस दुकान की ओर इशारा कर रहा था। मेरे आईने ने तो अपना काम कर दिया। अब मैं सिद्धेश्वरी आश्रम जाकर अभी जोया से मिलता हूँ और उसे अपने साथ हैदराबाद लेकर जाता हूँ। जैसे ही अनमोल जोया से मिलने सिद्धेश्वरी आश्रम के लिए निकलता है, तभी उसे काजल का कॉल आता है। नाराज होते हुए काजल अनमोल से फोन पर कहती है, कहाँ हो तुम अनमोल? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 3 घंटे हो गए हैं तुम्हें होटल से निकले हुए और 2 बजने में अभी कुछ ही देर बाकी है। क्या तुम्हें खजाना ढूंढने नहीं चलना? काजल को जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, काजल, वो मुझे यहाँ पर कुछ अच्छे एंटीक्स दिख रहे हैं जो मुझे बाद में नहीं मिलेंगे। मैं उन्हें खरीद कर जल्द ही होटल पहुँच जाऊंगा। और रही बात लाइट हाउस पर जाने की, तो वो हम कल चले जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रूठते हुए काजल अनमोल से कहती है, तुम भी ना अनमोल? ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। काजल के फोन को रखते ही अनमोल सीधे जोया से मिलने सिद्धेश्वरी आश्रम चला जाता है। जोया से मिलने के लिए अनमोल सिद्धेश्वरी आश्रम का पता पूछते हुए वहां पहुंच जाता है। आश्रम के अंदर आने पर अनमोल को वहां कई सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर अनमोल की नजरों को तो मानो जोया की ही तलाश होती है। अपने आश्रम में अनमोल को चारों ओर इधर उधर देखते हुए थापा उससे पूछता है, हेलो भैया, कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? थापा के बात सुन अनमोल अपने फोन में जोया की तस्वीर दिखाते हुए उसे पूछता है, ये जोया यही रहती है ना? जोया की तस्वीर देखते हुए थापा उसे कहता है, जी हाँ भैया जी, जोया दीदी तो यही रहती है। जोया की खबर पाकर अनमोल के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तभी थापा अनमोल को देखते हुए उसे पूछता है, वैसे आप कौन हो? जोया दीदी आपकी क्या लगती है? थापा का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, मैं जोया का दोस्त हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद का नाम सुनते ही थापा खुशी के मारे अनमोल से कहता है, ओ हैदराबाद, काफी सुना है हैदराबाद के बारे में जोया दीदी से, पर हमेशा हैदराबाद का जिक्र करते हुए दीदी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है हैदराबाद में। थापा की बात सुनकर अनमोल मायूस होते हुए उसे पूछता है, क्या आप जोया को बाहर बुला दोगे? जोया से कहना अनमोल आया है उससे मिलने। जोया को बुलाने की बात पर थापा अनमोल से कहता है, जोया दीदी तो अभी आश्रम में नहीं है, वो तो अभी आकाश भैया के साथ बाहर गई है। आकाश का नाम सुनकर अनमोल थापा से पूछता है, ये आकाश कौन है? अनमोल को थापा से सवाल करता हुआ देख वहां खड़ा छोटू अनमोल से कहता है, अरे आकाश भैया को आप नहीं जानते? आकाश भैया हमारे जोया दीदी की मुस्कान है, जिनके साथ हमारी दीदी हमेशा खुश रहती है। छोटू को अनमोल का जवाब देता हुआ देख थापा उसे डांटते हुए वहां से भगाने लगता है। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? चलो जाओ यहाँ से। थापा की डांट खाकर छोटू वहां से चला जाता है। उसी वक्त अनमोल थापा से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जोया कब तक आ जाएगी? घड़ी में वक्त देखते हुए थापा अनमोल से कहता है, दीदी को गए हुए तो काफी वक्त हो चुका है, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब थोड़ी देर इंतजार करिए, शायद दीदी और आकाश भैया थोड़ी देर में वापस आ ही जाएंगे। वैसे आप पौंडीचेरी में क्या करने आए हैं और कहाँ रुके हैं? थापा का जवाब देते हुए
अनमोल उसे कहता है, मैं यहाँ ब्लू मून होटल में रुका हुआ हूँ और यूं समझ लो कि किस्मत ने मुझे जोया से मिलाने के लिए ही पौंडीचेरी में बुलाया है और जब तक जोया नहीं आती मैं उसका यहीं पर इंतजार करता हूँ। जोया का इंतजार करते हुए अनमोल उस आश्रम में बैठ जाता है। सड़क के किनारे आकाश की गाड़ी बंद पड़ी होती है, जिसके बाहर आकाश और जोया खड़े कार के ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जोया अपने घड़ी में वक्त देखते हुए आकाश से पूछती है, और कितना टाइम लगेगा आकाश? मुझे बच्चों का लंच भी तो देखना है। गाड़ी ठीक कर रहे अपने ड्राइवर से आकाश पूछता है, सुरेश, कार कब ठीक होगी? गाड़ी ठीक करते हुए सुरेश आकाश से कहता है, बस कुछ ही देर आकाश भैया, अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। आकाश सुरेश से बात कर ही रहा होता है, उसी वक्त पौंडीचेरी में तेजी से बरसात शुरू हो जाती है। बरसात के शुरू होते ही आकाश और जोया कार में आकर बैठ जाते हैं। कार में आकर बैठने पर आकाश जोया से पूछता है, तुम भीगी तो नहीं हो ना? जवाब देते हुए जोया आकाश से कहती है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं भीगी हूँ। पहले बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर अब नहीं। जोया की बात सुन आकाश को उसके दिल में छुपे गम का अंदाजा लग जाता है, पर वो जोया से कुछ नहीं कहता और ना ही कुछ पूछता है। आकाश बाहर भीग रहे सुरेश से कहता है, तुम भी अंदर आ जाओ सुरेश, वरना भीग जाओगे। सुरेश गाड़ी का बोनेट लगाता है और अंदर आते हुए कहता है, हो गया आकाश भैया, बन गई आपकी कार। सुरेश कार में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, कार शुरू हो जाती है और तीनों कार में बैठकर वहां से सीधे आश्रम की ओर जाते हैं। अनमोल आश्रम में बैठकर जोया का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जब से वो आश्रम में आया होता है, वो सिर्फ आकाश और जोया की दोस्ती के चर्चे सुन रहा होता है। उसी वक्त अनमोल की नजर दूर से आ रही एक कार पर पड़ती है, जो कि आकाश की कार होती है। आकाश की कार को आता हुआ देख आश्रम के सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। जोया दीदी आ गई, जोया दीदी आ गई। जोया का नाम सुनते ही अनमोल दूर से उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। जैसे ही वो कार रुकती है, जोया अपना कदम नीचे रखती है। तभी जोया जमीन में पानी भरे होने के कारण फिसल जाती है, जिससे आकाश जोया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। उस नजारे को देखकर मानो अनमोल के तन बदन में आग सी लग जाती है। जोया आकाश से कहती है, लगता है मेरे पैर पर थोड़ी मोच आ गई है। आकाश आगे के रास्ते में काफी पानी देखते हुए जोया को अपनी गोद में उठा लेता है। आकाश की गोदी में जोया उसे बड़े हैरानी से देख रही होती है और आकाश भीगते हुए जोया को अपनी गोद में आश्रम की ओर ले जा रहा होता है। जोया को आकाश के साथ इस हालत में आता हुआ देख अनमोल अपना सर झुकाकर उस आश्रम से भीगते हुए पीछे के गेट से वहां से चला जाता है। क्या अनमोल की गलतफहमी होगी दूर आकाश और जोया को लेकर? क्या इस गलतफहमी के चलते अनमोल हो जाएगा हमेशा के लिए जोया से दूर? और क्या करेगी काजल जब उसे जोया के बारे में सब पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM। जोया को आकाश के साथ। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। आकाश के साथ देखकर अनमोल मानो टूट सा जाता है। वो बड़ा मायूस होकर जोया से बिना मिले ही उस आश्रम के पीछे के रास्ते से चला जाता है। आकाश जोया को अपनी गोदी में उठाए आश्रम के अंदर ले आता है। आश्रम के सभी बच्चे और थापा जोया और आकाश को इस तरह से आते हुए देख उन्हें बड़ी हैरत अंगेज भरी नजरों से देख रहे होते हैं, मानो वो दृश्य उनके आंखों को काफी लुभा रहा होता है।
आश्रम के अंदर लाकर आकाश जोया को अपनी गोदी से उतारते हुए कहता है, देख लो, पैर तो दर्द नहीं कर रहा तुम्हारा। जोया वहां खड़े बच्चों और थापा को देखते हुए शर्मा जाती है और अपने गीले कपड़े झटकते हुए आकाश से कहने लगती है, ठीक हूं मैं, वैसे भी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी मुझे, जो तुमने मुझे अपनी गोदी में ही उठा लिया। वहां खड़े सभी की नजरों से बचते हुए जोया वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगती है। जाते हुए जोया सभी से कहने लगती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, थोड़ी देर बाद सबसे मिलती हूँ। इतना कहकर जोया वहां से चली जाती है। तभी आकाश भी बच्चों को देखते हुए कहता है, चलो बच्चा पार्टी, कौन कौन आ रहा है मेरे साथ बाहर? कार में तुम लोगों का पूरा सामान रखा हुआ है, बुक्स से लेकर कपड़े तक सभी चीजें हैं। सभी बच्चे चिल्लाते हुए आकाश से कहने लगते हैं कि वो उसके साथ बाहर आएंगे, पर सभी बच्चों को शांत कराते हुए आकाश कहने लगता है, तुम लोगों से तो पूछ के ही मैंने गलती की है, कोई मेरे साथ बाहर नहीं आ रहा, वरना बारिश में भीग जाओगे, और तुम लोग भीग गए तो तुम्हारी जोया दीदी मुझे पीटेगी। उनकी बेत की छड़ी से मुझे काफी डर लगता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं और थापा अंकल तुम लोगों का सामान लेकर अभी आते हैं। आकाश बच्चों का सामान लेने अपनी कार की ओर चला जाता है। तभी थापा याद करते हुए आश्रम के चारों ओर देखते हुए कहता है, अरे वो हैदराबाद वाले भैया कहाँ चले गए? पता नहीं कब चले गए। अनमोल भैया के बारे में जोया दीदी से बात मैं कहता हूँ, जब वो अपने कमरे से बाहर आएंगी। थापा को वहीं खड़ा देख आकाश बाहर की ओर जाते हुए कहता है, अरे वहाँ क्या कर रहा है तू थापा? जल्दी आ, मेरी कार से सामान निकाल ले, मुझे एक मीटिंग करने बाहर भी जाना है। आकाश की ओर भागते हुए थापा उसे कहता है, बस आ रहे हैं आकाश भैया, रुकिए। आश्रम से निकलने के बाद अनमोल बड़ा मायूस होकर बारिश में यूं ही भीगते हुए जा रहा होता है। अनमोल के दिल का गम उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है। उसी वक्त अनमोल मूसलाधार बारिश में सड़क के किनारे लगे टेबल पर बैठ जाता है। टेबल पर बैठने के बाद अनमोल को आश्रम के सभी बच्चों की बात याद आती है कि कैसे वो आकाश की तारीफ करते हुए उसे जोया की खुशी बता रहे थे, और आकाश की गोदी में जोया का दृश्य मानो अनमोल के आंखों के आगे बार बार आ रहा होता है। रोते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, मेरी गलती के कारण ही मैंने जोया को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर लिया। जोया को याद करते हुए अनमोल उस कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। हैदराबाद में कुंदन अपने नए घर की चाबी लिए उसे खोलता है और राघवेंद्र और चंदा को घर के अंदर दाखिल करता है। उस नए घर को देखते हुए चंदा खुश होते हुए कहती है, इतना अच्छा घर है, सच में मेरे बेटों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा कि मैं कब इस घर में आऊंगी। हाथ हिलाते हुए राघवेंद्र चंदा से कहता है, सब्र कर चंदा, जब एक बार अनमोल सारा पैसा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दे देगा तो हम हमेशा के लिए यहाँ आकर रहेंगे। चंदा थोड़ा गंभीर होते हुए राघवेंद्र से कहने लगती है, अनमोल ने कहा है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा और उस पर मुझे यकीन तो है, पर इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचते ही मेरा दिल मानो बैठ सा जाता है। तभी कुंदन चंदा से कहने लगता है, अरे माँ, तू टेंशन मत ले, पैसों का इंतजाम अगर अनमोल से नहीं हो पाएगा अभी तो हम इस घर पर लोन ले सकते हैं। अनमोल धीरे धीरे करके तो पैसे भर ही सकता है ना, तू पैसों की चिंता मत कर। कुंदन की बात सुनते हुए राघवेंद्र खुश होते हुए चंदा से कहता है, तू खामखा हर बार बेकार के ही परेशान होती है चंदा, हमारे बेटों ने सब सोच समझ कर ही किया है, तू ज्यादा टेंशन मत ले। चंदा से बात करते हुए राघवेंद्र कुंदन की ओर देखते हुए कहते हैं, कुंदन, मैंने तुझे रविवार की पूजा के लिए सारे इंतजाम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? और चंदा, मैंने तुम्हें नीलम के लिए एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिए कहा था,
उसे पूजा में पहनाने के लिए। कोई कर रहा है पूजा की तैयारी या फिर सभी खानदान वालों के सामने मेरी नाक कटवाओगे तुम लोग? राघवेंद्र की बात सुनते हुए कुंदन उसे कहता है, अरे पापा सब इंतजाम कर लिया है मैंने, डेकोरेशन, लाइट और खाने वाले सभी से बात कर ली है। बस आप संडे का इंतजार कीजिए, देखिए कितनी अच्छी पूजा होती है हमारे यहाँ। अपना सर हिलाते हुए चंदा राघवेंद्र से कहने लगती है, एक आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सभी को अपना काम पता है जी। नीलम के लिए मैंने साड़ी खरीद ली है, मैंने उसे फोन भी कर दिया है, वो बस आती ही होगी। जैसे ही वो आएगी उसे मैं वो साड़ी दे दूंगी। भीगते हुए अनमोल अपने होटल के कमरे में पहुंचता है, जहां काजल उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। काजल दौड़ते हुए अनमोल के पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, कहाँ थे तुम तब से अनमोल? कितनी देर से तुम्हें कॉल किए जा रही हूँ, तुम्हें पता है कितनी परेशान हो रही थी मैं। तुरंत ही काजल बेड से टॉवल उठाती है और अनमोल का सर पोंछते हुए कहती है, देखो कितने भीग चुके हो तुम, ऐसा भी क्या एंटीक्स खरीदना था तुम्हें? कल भी तो खरीद सकते थे, और कोई एंटीक्स भी तो नहीं है तुम्हारे हाथ में। काजल अनमोल पर सवालों के बौछार कर देती है और अनमोल वहीं निढाल खड़ा काजल की बातें सुन रहा होता है। तभी काजल अनमोल के बेजान शरीर और लाल आंखों को देखते हुए कहती है, क्या हुआ अनमोल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? धीमी आवाज में अनमोल काजल से कहता है, वो थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था अचानक से, सॉरी मैंने लेट किया, और वहां पर एंटीक्स भी मैंने नहीं लिए किसी वजह से। परेशान होते हुए काजल अनमोल को बेड पर बिठाते हुए कहती है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है अनमोल, तुम पहले बैठो और पहले कपड़े बदलो, देखो क्या हाल कर लिया है अपना, अगली बार से तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। अनमोल के बैग से कपड़े निकालकर काजल उसे देते हुए कहती है, तुम कपड़े बदल लो अनमोल, मैं तुम्हारे लिए मेडिकल से कुछ दवाइयां लेकर आती हूँ। काजल को रोकते हुए अनमोल उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ है काजल मुझे, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो, बस थोड़ी हरारत ही तो है। डांटते हुए काजल अनमोल से कहती है, मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन लो अनमोल, अभी अपनी मनमानी की ना, देखा क्या हुआ, मैंने बाहर मेडिकल देखा है, पास में ही है, बस 2 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम प्लीज आराम करो। अनमोल को बेड पर बैठा के लिए निकल जाती है। सिद्धेश्वरी आश्रम में 1 बज रहे होते हैं। जोया अपने कमरे से बाहर निकलते हुए थापा से कहने लगती है, थापा बच्चों का लंच रेडी करना है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुरंत थापा वहां भागते हुए आता है और जोया को देखते हुए कहता है, हाँ दीदी, बस कुछ ही देर में बच्चों का लंच लग जाएगा। जोया वहां बच्चों को आकाश के दिए हुए बुक्स में कलर ड्राइंग करते हुए देख रही होती है। बच्चों को देखते हुए थापा जोया से कहता है, देखिए जोया दीदी, बच्चे आज कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, सच में आकाश भैया एक फरिश्ता है, फरिश्ता। कितनी चीजें लेकर आए हैं वो इन लोगों के लिए। बच्चों की खुशी देखते हुए जोया अपने कमरे में जैसे ही जाने लगती है, तभी थापा याद करते हुए बोलता है, अरे जोया दीदी, आपको कुछ बताना था मुझे। जोया रुककर थापा से पूछती है, कहो थापा, क्या बताना है? तभी थापा जोया से कहता है, आपसे यहाँ कोई मिलने आया था जोया दीदी। हैरान होते हुए जोया थापा से पूछती है, मुझसे कोई मिलने आया था, पर कौन? याद करते हुए थापा जोया से कहने लगता है, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ दीदी, बस 2 मिनट के लिए ही हमारी बात हुई थी ना, और तब बच्चे भी शोर कर रहे थे। उनका नाम तो मैं अभी बताता हूँ आपको, पर वो हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद का नाम सुनते ही मानो जोया वहां खड़ी सन्न रह जाती है। परेशान होते हुए जोया थापा से पूछती है, हैदराबाद से कोई आया था, पर कौन, क्या नाम था उसका?
चुटकी बजाते हुए थापा जोया से कहता है, याद आया दीदी, क्या नाम था उसका? उसका नाम था अनमोल, जो आपसे यहाँ मिलने आए थे। अनमोल का नाम सुनते ही जोया वहां खड़ी भौचक्की रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि अनमोल उसे मिलने आश्रम आया था। अनमोल की बात बताते हुए थापा जोया से कहता है, वो अनमोल भैया कह रहे थे कि वो सिर्फ आप ही से मिलने यहाँ आए हैं। कह रहे थे किस्मत उन्हें पौंडीचेरी आप ही से मिलाने लाई है। घंटों बैठकर आपका इंतजार किया, पर आपके आने से पहले ही पता नहीं वो कहाँ चले गए। थापा की बात सुनकर जोया काफी खुश होते हुए कहने लगती है, सच कह रहे हो तुम थापा, अनमोल मुझसे मिलने यहाँ आया था, वो पौंडीचेरी मुझे ढूंढने आया था। अनमोल का जिक्र सुनकर जैसे जोया खुश हो रही होती है, थापा उसे देखकर ताज्जुब करने लगता है। जोया की ओर हैरानी से देखते हुए थापा उसे कहता है, हाँ जोया दीदी, यही तो कह रहे थे वो। थापा की बात सुन जोया अपने मन में कहती है, अनमोल मुझे यहाँ मिलने आया था, पर मैं तो समझ रही थी कि वो उस लड़की के साथ यहाँ घूमने आया है। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ अनमोल के बारे में। मुझे उसे एक बार मिलना ही होगा। आशा भरी नजरों से जोया थापा को देखते हुए पूछती है, और क्या बताया अनमोल ने कि कब आएगा वो वापस यहाँ? कुछ बताया उसने? अपना सर हिलाते हुए थापा जोया से कहता है, नहीं दीदी, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो वापस कब आएंगे, पर हाँ, उन्होंने अपना होटल का पता मुझे बताया था। होटल का पता मिलने पर क्या जोया मिल पाएगी अनमोल से? क्या होगी जोया और अनमोल की गलतफहमी दूर, या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM। थापा से अनमोल की खबर पाते जोया खुशी के मारे चहक उठती है। वो उतावली होते हुए थापा से अनमोल का पता पूछती है। होटल का पता पूछने पर थापा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अनमोल के होटल का नाम याद करने की कोशिश कर रहा होता है। उत्सुकता भरी निगाहों से जोया थापा को देखते हुए पूछती है, जल्दी बता थापा, कौन सी होटल का नाम बताया था अनमोल ने तुझे? काफी कोशिश करने पर भी थापा को अनमोल के होटल का नाम याद नहीं आता। आखिर में थक कर थापा जोया से कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा दीदी, अच्छा खासा नाम था उस होटल का। थापा की बात सुन जोया बेचैन होते हुए उसे कहती है, अरे क्या आयोडीन की कमी है तुझमें? ऐसे कैसे एक नाम भूल सकता है तू? याद कर थापा, याद कर। थापा फिर से अनमोल की होटल का नाम याद करने में जुट जाता है, पर अंत में अपना सर हिलाते हुए जोया से कहता है, बस मेरे दिमाग में कहीं वो नाम कहीं खो सा गया है दीदी। जैसे ही वो होटल का नाम याद आएगा मैं तुरंत आपसे आकर कह दूंगा। तभी जोया थापा से कहने लगती है, कैसे भी करके उस होटल का नाम याद कर थापा, मेरे लिए वो काफी जरूरी है। इतना कहकर जोया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जोया को कमरे में जाता हुआ देख थापा अपने आप से कहने लगता है, जोया दीदी को देखकर तो लगता है ये अनमोल भैया उनके लिए काफी अहम इंसान है। उस होटल का नाम याद कर मुझे जोया दीदी को बताना ही होगा। हैदराबाद में करीब शाम के 5 बज रहे होते हैं। नीलम अपनी स्कूटी में बैठकर अनमोल के उस नए घर के बाहर आती है। उस घर के बाहर खड़ी नीलम वहां कुछ लोग को घर सजाते हुए और लाइट्स लगाते हुए देखती है। नीलम वहां खड़ी उस घर को निहार रही होती है। तभी चंदा वहां आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आ गई बेटी तू, कब से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। मुस्कुराते हुए नीलम चंदा से कहती है, वो आप जानते ही हो ना मम्मी, कि हॉस्पिटल में कितना काम रहता है मुझे। चंदा नीलम को उस घर के अंदर ले जाते हुए कहती है, पता है मुझे कितना काम होता है तुझे, मुझे पता ही था कि तुझे आने में देरी होगी। उस घर के अंदर चलते हुए नीलम चंदा से पूछती है,
तो ये वही है माँ जिसके बारे में आप बात कर रही थी, जिसे अनमोल ने आप लोगों के लिए खरीदा है? अपना सर हिलाते हुए चंदा नीलम से कहती है, हाँ, यही वो घर है जो तेरा अनमोल ले रहा है। चल अंदर चलकर बाकी की बातें करते हैं। नीलम से बात करते हुए चंदा उसे एक कमरे में ले आती है। उस कमरे में आकर नीलम जमीन पर बिखरे हुए सारे सामान को देखते हुए कहती है, ये इतना सामान किस लिए है माँ? या कोई दावत होने वाली है? अपना सिर हिलाते हुए चंदा नीलम से कहती है, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बाहर लोग इस घर को सजा क्यों रहे हैं? रविवार को इस घर पर नवरात्र की पूजा होने वाली है। ये सारा सामान, ये सारे कपड़े पूजा में आने वाले लोगों को देने के लिए रखे हैं। तभी चंदा कबर्ड खोलते हुए उसमें से एक साड़ी निकालते हुए नीलम को दिखाती है। नीलम उस साड़ी को देखते हुए कहने लगती है, वाह माँ, कितनी अच्छी साड़ी है, कितना वर्क है इस पर, काफी हैवी साड़ी है ये। नीलम के खुशी से भरे चेहरे को देखते हुए चंदा उसे कहती है, तुझे पसंद आई ना ये साड़ी? ये तेरे लिए ही ली है। रविवार को जब पूजा होगी तब तुझे ये साड़ी पहनकर अनमोल के साथ पूजा में बैठना होगा। चंदा की बात सुनते ही मानो नीलम के होश उड़ जाते हैं। वो मना करते हुए चंदा से कहने लगती है, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती माँ, और क्या जरूरी है मेरा और अनमोल का उस पूजा में बैठना? अपनी आंखें दिखाते हुए चंदा नीलम से कहती है, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। वैसे तेरे पापा ने मुझे बताने के लिए मना किया था, इसीलिए तुझे साड़ी लेने तक तुझे कुछ नहीं बताया। हिचकिचाते हुए नीलम चंदा से कहती है, पर माँ, अनमोल संडे तक आएगा या नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? इससे बेटर है कि मेरे बदले कोई और पूजा में बैठ जाए। अपनी बात को पुख्ता करते हुए चंदा नीलम से कहती है, अनमोल से मेरी बात हुई है, वो संडे तक आ रहा है। अगर वो किसी काम में उलझ भी गया तो तुझे ही उस पूजा में बैठकर पूजा करनी है बेटा। इस घर की होने वाली बहू हो तुम, सारे लोग तुझे देखेंगे। अपनी जगह से उठकर जाते हुए चंदा नीलम से कहती है, तू अभी 2 मिनट यहाँ बैठ, मैं दूसरे कमरे में जो सामान पड़ा हुआ है उसे सदर कराती हूँ। चंदा के वहां से जाते ही नीलम परेशान होते हुए अपने आप से कहती है, ये कौन सा ड्रामा होने वाला है संडे को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, संडे तक अनमोल को पौंडीचेरी में ही रुकने के लिए कहती हूँ। वो यहाँ नहीं होगा तो शायद ड्रामा भी थोड़ा कम होगा। पौंडीचेरी के कमरे में अनमोल अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी उसे नीलम का कॉल आता है। नीलम का कॉल उठाते ही वो उसे फोन पर कहती है, हेलो अनमोल, यहाँ हैदराबाद में क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हें पता भी है? नीलम की बात सुनते हुए अनमोल एक गहरी सांस लेता है और उसे कहता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या चल रहा है वहाँ पर, इसीलिए मैं संडे वहाँ आने वाला नहीं हूँ। काम का बहाना बनाकर यहीं पर रुक रहा हूँ मैं। परेशान होते हुए नीलम अनमोल से कहती है, तुम तो वहाँ पौंडीचेरी में आराम से बैठे रहोगे, पर यहाँ पर जो ड्रामा होने वाला है उसे तो मुझे ही झेलना है ना। अपने सर पर हाथ लगाते हुए अनमोल नीलम से कहने लगता है, अब जो आग हमने लगाई है उसमें थोड़ा बहुत तो जलना ही होगा हमें। तुम संडे थोड़ा बहुत संभाल लेना, फिर आगे क्या करना है हम बाद में सोचते हैं। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, हाँ, यही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना वहाँ पौंडीचेरी में ख्याल रखना। अपनी बात कहकर अनमोल जैसे ही फोन रखता है, उसके सामने काजल कॉफी का मग पकड़े खड़ी होती है। काजल को अपने सामने खड़ा देख अनमोल परेशान होते हुए अपने आप से कहता है, नहीं काजल ने कुछ सुन तो नहीं लिया? पहले ही इतनी परेशानियां चल रही हैं, अगर काजल को नीलम के बारे में पता लगेगा तो एक और बवाल खड़ा हो जाएगा। संदिग्ध भरी नजरों से काजल अनमोल को देखते हुए पूछती है, किससे बात कर रहे थे तुम? और ये संडे की पूजा का क्या चक्कर है?
हिचकिचाते हुए अनमोल काजल से कहने लगता है, कोई चक्कर नहीं है, वैसे तुमने सुना क्या है? अनमोल का जवाब देते हुए काजल उसे कहती है, कुछ नहीं, बस संडे और पूजा की बात सुन रही थी। इस पूजा की बात कर रहे थे तुम? और कौन था फोन पर? एक राहत की सांस लेते हुए अनमोल काजल से कहता है, वो मैं माँ से बात कर रहा था, और जो मैं घर खरीद रहा हूँ ना, उसमें पापा संडे पूजा रख रहे हैं, तो मुझे भी आने के लिए कह रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। अनमोल की बात से नाराज होते हुए काजल उसे कहती है, अरे क्यों मना कर दिया? चलो चलकर संडे पूजा अटेंड करते हैं ना, वैसे भी हमारे घर की पहली पूजा होने वाली है, तुम और मैं साथ में पूजा करेंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा, और वैसे भी खजाना तो हमें जल्द ही मिल जाएगा। समझाते हुए अनमोल काजल से कहता है, मुझे नहीं लगता काजल, हमें खजाना इतनी आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए मैंने पूजा में आने से मना कर दिया है। अनमोल की बात को समझते हुए काजल उसे कहती है, वैसे ठीक ही किया तुमने, अगर हमारी आस में तुम्हारे घर वाले बैठे रहते और हम नहीं पहुंचते तो उन्हें काफी तकलीफ होती। हम खजाना ढूंढ कर ही यहाँ से जाएंगे ताकि तुम्हारे घर खरीदने की आगे की राह आसान हो। अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए काजल अनमोल के गले लग जाती है। अनमोल काजल से थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे अपने पास बिठा लेता है। तभी काजल अनमोल का बुखार देखते हुए उसे कहती है, वैसे उतना बुखार तो लग नहीं रहा है तुम्हें, पर बेहतर यही होगा कि आज का पूरा दिन तुम आराम ही करो। पर हाँ, कल तुम्हें मुझे लेकर एक अच्छे से डेट पर जाना होगा। सोचते हुए अनमोल काजल से कहता है, डेट पर कहाँ? अनमोल का जवाब सुनकर काजल उसे ताना मारते हुए कहने लगती है, सच में अनमोल, काफी अनरोमांटिक हो तुम, डेट पर ले जाने का प्लान भी नहीं बना सकते, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो तुम रहने ही दो, मैं ही कोई अच्छी सी जगह बुक कर तुम्हें अपने साथ पहली डेट पर ले जाती हूँ, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उतना तो कर पाओगे ना? काजल को एक हल्की सी मुस्कान देते हुए अनमोल उसे कहता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा। अनमोल के मुस्कान देते ही काजल उसे गले से लगा लेती है। रात के 7 बज रहे होते हैं और आसमान में चांद काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है। बच्चे आश्रम के आंगन में काफी शोर शराबा करते हुए खेल रहे होते हैं। बच्चों का शोर शराबा सुन थापा वहां आता है और उन्हें डांटते हुए कहता है, चलो बच्चों, चीखना पुकारना बंद करो और अंदर जाकर सो जाओ। थापा के डांट लगते ही सभी बच्चे वहां से एक एक कर जाने लगते हैं। तभी नंदिनी चांद को देखते हुए कहने लगती है, मुझे थोड़ी देर रुकने दो ना थापा भैया, वो देखो मून कितना अच्छा लग रहा है। नंदिनी की बात सुनते ही मानो थापा के दिमाग की बत्ती जल उठती है। थापा चांद को देखते हुए कहने लगता है, मून, और वो रंग कौन सा होता है? नीला। हाँ, अनमोल भैया ने तो मुझे यही कहा था, होटल ब्लू मून। वो होटल ब्लू मून में रुके हुए हैं। अभी जाकर जोया दीदी से ये बात कहता हूँ। होटल का नाम मालूम पड़ने पर क्या जोया जाकर मिलेगी अनमोल से? अनमोल से मिलने पर क्या जोया का सामना होगा काजल के साथ? और आगे खजाने की राह में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अनमोल को? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM।